हेलो एंड वेलकम टू एनिमेटर्स रिव्यू सैवेज एंड अनफिल्टर्ड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नया नो शुगर कोटेड नो बीएस रिव्यू L2 एम्पुरन मूवी के बारे में। तो ये मूवी देखने से पहले आपको 2019 की लूसीफर मूवी देखनी जरूरी है। हालांकि डायरेक्टर क्लेम कर रहे थे कि इसको एक और स्टैंड अलोन फिल्म की तरह देखा जा सकता है, लेकिन नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये जो स्टोरी है ये उसी की डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है। तो जो कैरेक्टर्स है, उनके जो मोटिव्स है या फिर पुराने जो रेफरेंसेस इस फिल्म में थ्रू आउट है, उनको समझने के लिए आपको लूसीफर तो देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक और सैवेज और अनफिल्टर्ड रिव्यू इंट्रो के बाद। जानवी के अलावा जिसे मैं अपना कह सकूं ऐसा सिर्फ एक इंसान है अंकल। काफी साल पहले केरला पॉलिटिक्स में सिर्फ एमएलए थे। हम ऐसा बहुत कुछ नहीं जानते स्टीफन निडमपल्ली के बारे में। तो कहानी शुरू होती है जतिन रामदास से, जिसको सीएम बने 5 साल हो चुके हैं और हर स्टीरियोटिपिकल पॉलिटिशियन की तरह इन्हें भी एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट कर चुका होता है। अब इनको राज्य की नहीं अपनी पॉलिटिकल करियर की पड़ी है और इनकी जो बहन थी प्रियदर्शनी, वो अब इन पॉलिटिक्स के चक्करों से दूर ही रहती है। लेकिन ये जतिन भाई साहब फिर से सीएम बनने के लिए एक बहुत ही नीच हरामी किस्म के इंसान बजरंगी, जो कि इनका नाम क्यों है पता नहीं, लेकिन फिर भी नाम है तो बोलना पड़ेगा, बजरंगी नाम के एक आदमखोर शैतान नीच कमीना हरामी और भी 2-4 गालियां हो तो आप अपने एंड से लगा दीजिए, वैसे वाले इंसान का सहारा लेते हैं। क्योंकि ये जो आदमी है, इसको पॉलिटिक्स चाहिए झांट भर, वायलेंस चाहिए रात भर। और अब असली सवाल ये है कि इन सारे झमेलों से गॉड जोन कंट्री केरला को यानी अपने स्टेट को बचाने के लिए क्या लूसीफर वापस आएगा, या अगर आता भी है तो क्या वो बचा पाएगा? अगर जानना है तो थिएटर्स में जाइए और देखिए L2 एम्पुरन। बाकी रिव्यूज में जैसे मैं डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट बात करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में डील करूंगा, क्योंकि इस फिल्म में पॉजिटिव्स बहुत ही कम है और नेगेटिव्स 2 या 3 है, जो इतना बड़े है कि सारे पॉजिटिव्स की लंका लगा देते हैं। तो पहले ही बात कर लेते हैं इस फिल्म की जो विजुअलाइजेशन है। भैया ये फिल्म एक विजुअल ट्रीट है। जिस तरह से इस फिल्म को शूट किया गया है, जो सिनेमाटोग्राफी है, जो कैमरा वर्क है, जो लाइटिंग है, वो बेहद बढ़िया है। इस फिल्म पे पैसा उड़ाया गया है और वो स्क्रीन पे दिखता है। और जहाँ जहाँ पे एल्फ और लूसीफर वाले मोमेंट्स है इस फिल्म में, वो इतने अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं, वो देखने में बहुत मजा आता है। और मलयालम फिल्म की तरह ये फिल्म भी वर्ल्ड बिल्डिंग में एक अच्छा खासा टाइम लेती है, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड बिल्डिंग इस तरह से किया गया है कि जो कहानी है ये दुनिया के अलग अलग कोनों में घूमती रहती है। और ये सबसे अच्छी बात है कि इस फिल्म को वहाँ जाके शूट किया गया है, नॉट लाइक के बस स्टेज पे ग्रीन स्क्रीन लगा के शूट कर लिया और फिर आगे जाके कोई भी बैकग्राउंड चिपका दो जो रियल नहीं लग रही। डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स अच्छे हैं, बहुत बढ़िया तो नहीं कहूंगा, बट ठीक ठाक है। और खास 1-2 डायलॉग्स है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए। फिल्म की म्यूजिक जो है वो डिसअपॉइंट नहीं करती, क्योंकि इस फिल्म में हार्डली 1 या 2 गाने हैं जो स्क्रीन प्ले में अच्छी तरह से प्लेस्ड है और वो कहानी को आगे प्रोग्रेस कराती है, ना कि स्क्रीन प्ले के फ्लो को तोड़ती है। बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, जो सीन है उसको अपलिफ्ट करती है, जो टेंशन है वो बिल्ड करने में काम आती है। अब अगर आए परफॉर्मेंसेस की, तो मोहनलाल जी इस फिल्म के हीरो है, लेकिन 3 घंटे के फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है। लेकिन परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मोहनलाल जब भी स्क्रीन पे आए, आंखें उनसे हटी ही नहीं। उनका जो स्वैग है, उनका जो ऑरा है, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, अच्छे से उस कैरेक्टर के साथ जाता है। और जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को प्ले किया है वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। पृथ्वीराज सुकुमारन का एक केमियो है, तो वहाँ पे उनका काम ठीक था, बहुत ज्यादा कुछ स्कोप था नहीं। अब अगर बात करें टोबिनो थॉमस या फिर मंजू वारियर हो गई या फिर जो भी बाकी के सपोर्टिंग कास्ट थे, अपने अपने जगह ठीक थे। जो विलन थे अभिमन्यु सिंह, उनका भी काम ठीक था। तेलुगु फिल्मों में उनको हमने काफी बार विलन पोर्ट्रे करते हुए देखा और यहाँ पे भी वही था, एक जेनेरिक सा विलन। बहरहाल इस फिल्म में इतने सारे एक्टर्स है, इतने सारे कैरेक्टर्स है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी भी कैरेक्टर का परफॉर्मेंस स्टैंड आउट करता ही नहीं कि उसके बारे में डिटेल में कुछ बात किया जा सके। लेकिन अगर फिल्म के सबसे इम्पैक्टफुल मोमेंट की बात करें तो वो है पहले का जो 20 से 30 मिनट का स्पैन है फिल्म का, वहाँ पे जायद की बैक स्टोरी दिखाई गई है और वो एक्चुअली बहुत हार्ड हिटिंग था। वो पर्टिकुलर सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ग्रिपिंग था, पर अगर पूरी पिक्चर इसी एनर्जी पे चलती तो शायद ये रिव्यू कुछ और ही होता। अब चलिए थोड़ा नापसंद सच बोल लेते हैं, और इसके लिए मुझे काफी गालियां पड़ने वाली है शायद मलयालम फिल्म के फैंस की तरफ से, पर जो सच है वो सच है, उसको मैं छुपाऊंगा नहीं। इस फिल्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? इस फिल्म का स्टोरी और स्क्रीन प्ले। लूसीफर 1 ज्यादा एंगेजिंग इसलिए थी क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर था और उसके अराउंड जो मिस्ट्री था वही हमें हुक करके रखता था थ्रू आउट द फिल्म। लेकिन यहाँ पे वही मिसिंग, यहाँ पे जो बेस स्टोरी है वही वीक है। स्क्रीन पे आपको एंगेज जरूर करेगा, लेकिन आप फिल्म से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। बिट्स एंड पीसेस में आपको वो हाई देगा, जो फिल्म में हाई मोमेंट्स या जो भी है उस हिसाब से वो थोड़ा बहुत आता है। लेकिन अगर 3 घंटे की पिक्चर में वो सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट काम करे तो एक्चुअली उस स्क्रीन प्ले वीक है। फिल्म में इतने सारे सबप्लॉट्स घुसा दिए गए हैं और लूसीफर 1 में भी यही था कि बहुत सारे सबप्लॉट्स थे, वो आगे जाके मेन स्टोरी को सर्विस करके एक फाइनल रेजोल्यूशन पे आते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे सबप्लॉट्स है और उनको डील करते करते कहानी कहीं खो सी जाती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है, लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा ड्रैग्ड और स्ट्रेच्ड फील होगा। इस फिल्म में बिल्डअप्स अच्छे हैं, लेकिन जो फाइनल पे ऑफ होता है वो उतना मजा नहीं आता। ये हम सलार में भी देखे हैं, KGF में भी देखा है, क्योंकि
क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन जो है वो प्रशांत नील के साथ काम कर चुके हैं, तो उनका जो डायरेक्शन का स्टाइल है वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत झलकता है कि एक अच्छा खासा बिल्डअप होगा कैरेक्टर के लिए, फिर जो फाइनल पे ऑफ होगा वो देखने में मस्त आता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, बिल्डअप बहुत चल रहा है लेकिन जो फाइनल पे ऑफ है उसी में मजा नहीं आया। अब लूसीफर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मूवी आ गए, लेकिन लूसीफर का जो पास्ट है वो अभी तक हमें पता नहीं। शायद पार्ट 3 में जाके वो ये डिस्क्लोज करेंगे कि ये बंदा क्या है, क्यों है, कैसा था, कैसे ये बना, आज जो भी ये बना है उसका एक छोटा सा हिंट हमें दिखाया जाता है बाय द एंड ऑफ द फिल्म। बट वो स्टार्टिंग के 20 मिनट और एंड का 10 मिनट एंगेजिंग होने से या फिर वो हाई मोमेंट प्रोवाइड करने से पूरी फिल्म को मैं अच्छा नहीं कह सकता। और लूसीफर जो फिल्म थी वो एक पॉलिटिकल एंगल पे डील करती थी, पॉलिटिकल एंगल यहाँ पे भी है लेकिन वो इम्पैक्ट है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेट पॉलिटिक्स के साथ यहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स भी दिखाने के चक्कर में किसी पे भी ठीक से फोकस कर ही नहीं पाया ये फिल्म। ये पूरी जो फिल्म है ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर से ज्यादा एक रिवेंज ड्रामा लग रही थी। इस फिल्म का सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट है वो है मोहनलाल का एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम। फिल्म का हीरो पूरे मूवी में फुली प्रेजेंट है ही नहीं। हालांकि पार्ट 1 में भी सीन यही था, पर जैसा मैंने कहा कि पार्ट 1 में मोहनलाल अगर स्क्रीन पे दिख भी नहीं रहे तो भी उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा फिल्म या फिर पूरे जो प्लॉट्स है वो मंडरा रही होती है। और दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं, टोविनो थॉमस हो गए या फिर मंजू वारियर हो गए, इन जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी इस फिल्म में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है इनके पास। विलन जो है, विलन की एंट्री बहुत धमाकेदार है। मतलब स्टार्टिंग वाला सीक्वेंस वही विलन का एंट्री वेंट्री सब होता है, तो वो वाला सीक्वेंस जैसा है उस हिसाब से आपको ना लगेगा कि अबे ये तो मतलब लूसीफर की फाड़ी देगा, लेकिन ये पूरे फिल्म में है ही नहीं। फिर प्री क्लाइमैक्स ये बंदा स्टोरी में आता है और आके भी लूसीफर को ज्यादा कुछ चैलेंज दे नहीं पाता। क्लाइमैक्स वाला एक्शन भी एकदम अंडरवेलमिंग था। यहाँ पे मेनली क्या है कि इस फिल्म को एक थोड़ा सा मासी टाइप से ट्रीट किया गया है, लेकिन वो मास मोमेंट्स डिलीवरी नहीं कर पाता। देखो एक्शन सीक्वेंस का ना मेरा मिक्स्ड रिएक्शन है। अभी सीन क्या है कि इस फिल्म में बिट्स एंड पीसेस में एक्शन सीक्वेंसेस है, लेकिन इस फिल्म के जो 2 हाईलाइटेड एक्शन सीक्वेंसेस है वो है एकदम स्टार्टिंग वाला और एक है जो इंटरवल के बाद आता है। तो उस जगह पे जो कोरियोग्राफी है, जो कैमरा वर्क है, स्पेशली जो सेकंड एक्शन सीक्वेंसेस है वहाँ पे कैमरा वर्क बहुत ज्यादा अच्छा है। और फर्स्ट सीक्वेंस में ब्रूटैलिटी जो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कराएगा ना, वैसा वाला सीन फर्स्ट में था। तो ये दोनों एक्शन सीक्वेंसेस हाईलाइट है। हालांकि जब मोहनलाल और पृथ्वीराज एक साथ एक्शन कर रहे हैं तो वो वाला सीन उतना हार्ड हिटिंग लगता नहीं। अब डायरेक्शन की बात करें तो पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस बार भी वर्ल्ड बिल्डिंग और विजुअल्स पे बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि विजुअल्स तो पिछले फिल्म के मुकाबले नेक्स्ट लेवल लेके गए हैं। लेकिन स्टोरी और स्क्रीन पे अगर कमजोर हो तो डायरेक्टर भी कहाँ तक संभाल पाएगा। इतना ज्यादा वर्ल्ड टूर करवाने से अच्छा था कि आप स्क्रीन प्ले और एक्शन सीक्वेंस को और थोड़ा पॉलिश करते और थोड़ा एंगेजिंग बनाते। अगर एक लाइन में बोला जाए तो L2 एम्पुरान एक विजुअली स्टनिंग डिसअपॉइंटमेंट है। फिल्म का स्केल और ग्रैंडियर बड़ा है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, कैमरा वर्क अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, लेकिन जो स्टोरी और स्क्रीन प्ले है वही इस फिल्म को बर्बाद कर देते हैं। लूसीफर 1 मुझे बहुत अच्छी लगी थी और सच बताऊं तो वो देखने के बाद ना इस फिल्म के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा था, पर वो फिल्म से मैच ही नहीं कर पाती। ये फिल्म एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा और एक रिवेंज ड्रामा के बीच में कहीं फंस जाती है। ना प्रॉपरली ये बन पाती है, ना प्रॉपरली वो बन पाती है। अगर आप लूसीफर के फैन हो तो ये फिल्म आप थिएटर में जाकर देख सकते हो, क्योंकि मोहनलाल के जो सीक्वेंसेस है, उनकी जो एंट्रीज है वो आपके पैसे वसूल करवा देंगी। पर अगर एक इंटेलिजेंट पॉलिटिकल ड्रामा या थ्रिलर चाहिए तो आप डिसअपॉइंट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको ये फिल्म पसंद आई या आप इस फिल्म से डिसअपॉइंटेड हो। आपसे मिलता हूँ एक और नए सैवेज और अनफिल्टर्ड वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे सैवेज।